हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है, मैं इस वीडियो में हम लोग करने वाले सीएमए फाइनल का जून 24 का आईडीटी का पेपर का सजेस्टेड आंसर का डिस्कशन। क्या क्या सजेस्टेड आंसर इसके होने चाहिए। पहली बात मैं आपको बता दूं, आपका पेपर बहुत बहुत ज्यादा इजी था। पूरी तरह से बुक से आया था। हमारी बुक से तो ऑलवेज ही आता है, और इस बार तो पहली बार इंस्टीट्यूट की बुक से आया था, यानी सब कुछ इंस्टीट्यूट की बुक से ही आया था। थ्योरी क्वेश्चन वगैरह मैं पेज नंबर तुमको बता दूंगा, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, एमसीक्यू भी बताऊंगा क्या आंसर होना चाहिए, और वो आंसर कैसा आएगा ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हम करने जा रहे हैं सीएमए फाइनल का आईटीटी का जून 24 का सजेस्टेड आंसर का डिस्कशन, जो कि पेपर हुआ था अपना लास्ट संडे को। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। सबसे पहले अपने चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। हम आगे एमसीक्यू की तरफ। सबसे पहले एमसीक्यू की तरफ हम आते हैं। एच वाई कंपनी लिमिटेड रिसीव्ड एन एडजुडिकेशन ऑर्डर बाय द असिस्टेंट कमिश्नर। अपने को ऑर्डर मिला 73 के तहत, जिसमें अपने को आईजीएसटी बोला 8 लाख देना, इंटरेस्ट 35,000 देना, पेनल्टी 50,000 रुपया देना है। कंपनी को जाना है एपेलेट अथॉरिटी के पास, जिसमें कि हम 5 लाख का टैक्स, इंटरेस्ट 20,000 और पेनल्टी 30,000 जो है, जिसको हम डिस्प्यूट अमाउंट बोलेंगे, और इस डिस्प्यूट अमाउंट को हम अपील में रेज करेंगे। हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, ध्यान से देखो। यहां पे अपने से पूछा गया है कि अपने को बताना है प्री डिपॉजिट कितना होगा। तो एपिलेट अथॉरिटी के पास प्री डिपॉजिट कितना था, जो एग्री करते हो वो पूरा, जो नहीं एग्री करते हो उसका 10%, और जो नहीं एग्री करते हो वो क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो यार, टैक्स। वेरी गुड, तो 10% ऑफ टैक्स जो एग्री नहीं करते हैं। तो पहली बात हम देख लेते हैं कि हम क्या एग्री करते हैं। कैलकुलेटर मैंने ले लिया है। तो 8 लाख में से 5 लाख को हम डिस्प्यूट करते हैं, मतलब हम 3 लाख एग्री करते हैं। तो एग्री में मेरा एग्री करते हैं, जो उसको इंटायर अपने को देना, तो 3 लाख अपने इंटायर जमा करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट 20,000 हम डिस्प्यूट करते हैं, तो 35 माइनस 20 यानी 15,000 हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। 50,000 में 30,000 हम डिस्प्यूट करते हैं, यानी 20,000 हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी कितना एक्सेप्ट किया हमने, 3 प्लस 0.5 प्लस 0.20 यानी 3.35 लाख हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जो एक्सेप्ट नहीं करते, यानी जो डिस्प्यूटेड अमाउंट होता है उसका 10%, बट डिस्प्यूटेड में क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स अमाउंट, यानी अपने को लेना है 5 लाख का 10%, यानी कितना आएगा, 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 3.85। क्या ऑप्शन में है हमारे पास 3.85? बिल्कुल है। तो द आंसर इज बी। तो आंसर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। अब बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 2 की। तो एमसीक्यू नंबर 2 क्या बोलता है, एसीजी लिमिटेड एक सप्लायर है टेलीविजन का, और वो अपने एम्प्लॉइज को एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत 70% डिस्काउंट टू ओपन मार्केट प्राइस टेलीविजन प्रोवाइड करता है। क्या प्राइस सोल कंसिडरेशन है? द आंसर इज नो, प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन। सो कैन वी अप्लाई सेक्शन नंबर 15(1)? नहीं, अपने 15(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं लेंगे, अपने क्या लेंगे, रूल नंबर 27। एंड रूल नंबर 27 क्या बोलता है, रूल नंबर 27 बोलता है फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने को लेना है ओपन मार्केट वैल्यू। तो हमने 20 टेलीविजन सप्लाई किया, 7 लाख रुपए थे टोटल ओपन मार्केट वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो जीएसटी वैसे भी इंक्लूड नहीं करते वैल्यू ऑफ सप्लाई में, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, 7 लाख रुपीस। तो आंसर क्या आएगा, डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following statement does not cover under exemption notification? ये दिस इज रिलेटेड टू रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन। अगर याद होगा, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन में हमने क्या पढ़ा था कि वो एग्जेम्प्ट होता है अगर वो अपने मेंबर से कितना लेता है, 7,500 पर मेंबर पर ईयर। गोकुलधाम सोसाइटी, याद आ रहा है एग्जांपल? हाँ, तो अगर 7,500 पर मेंबर पर ईयर से ज्यादा मेंबरशिप फीस है तो टैक्सेबल होगा। वेरी गुड। बट टैक्स देना कब है, जब रजिस्टर्ड हो गए। और रजिस्ट्रेशन कब लेना होता है, जब 20 लाख के ऊपर जाएगा। यानी अगर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से कम है एंड 7,500 से कम है तुम्हारा मेंबरशिप फीस, मेंबरशिप जो तुम ले रहे हो, तो उस सिनेरियो में कोई भी जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी, यानी एग्जेम्प्ट होगा। और यहां हमसे कब पूछा है, कब एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो कब एग्जेम्प्ट नहीं होगा, जब 20 लाख के ऊपर होगा और 7,500 के ऊपर जो ऑप्शन होगा। तो मोर देन 20 लाख, बट मेंटेनेंस कितना ले रहे, 7,300, तो ये नहीं होगा। 20 लाख के ऊपर 8,500, तो ये होगा। फिर 20 लाख से कम, ये नहीं होगा। फिर 20 लाख से कम, ये नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ओनली 2, दैट इज बी। तो आंसर हो गया मेरा बी। गॉट इट, सिंपल। देखा कितना इजी है यार। नेक्स्ट, क्यूआरटी लिमिटेड गिफ्ट दिया एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय को गिफ्ट देते हैं तो कब टैक्सेबल होता है, शेड्यूल 3 में हमने पढ़ा था 50,000 पर एम्प्लॉय पर ईयर से ज्यादा होगा तो टैक्सेबल होगा। यानी अगर अप टू 50,000 तो टैक्सेबल होगा, द आंसर इज नो। ज्यादा होगा तो टैक्सेबल होगा,
यानी Z का जो 57,000 है बस यही टैक्सेबल होगा, दैट इज सी। तो द आंसर इज ओनली 3 सी। अब बात करें अगर कोई भी पर्सन है जो कि नॉर्मल स्कीम से कन्वर्ट करा कॉम्पोजिशन स्कीम में, तो उसको कौन सा फॉर्म नंबर जमा करना है। मैंने टेलीग्राम में पहले ही तुम लोग को बता दिया था एग्जाम के पहले कि तुम लोग से फॉर्म नंबर और लेट फीस बहुत ज्यादा पूछता है, तो अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तुमने, आशा करता हूं। अब सारा ही बता देता हूं। सीएमपी अगर 01 किस लिए होता है, जब आप पुराने लॉ में जो रजिस्टर्ड थे वैट और एक्साइज में, आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रहे हो कॉम्पोजिशन के अंदर, तो आपको सीएमपी 01 फाइल करना पड़ेगा। अगर आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हो फॉर रजिस्ट्रेशन, तो आपको सीएमपी 02 फाइल करना पड़ेगा, वेदर इट इज फर्स्ट टाइम अप्लाई या कन्वर्जन वाला अप्लाई, दोनों ही सिनेरियो में सीएमपी 02 फाइल करना पड़ता है। सीएमपी 03 स्टॉक इंटीमेशन के लिए होता है, सीएमपी 04 विड्रॉल ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए होता है। हमसे इसने क्या पूछा है, कन्वर्ट करवा रहे अपने कॉम्पोजिशन स्कीम में, यानी रेगुलर से कॉम्पोजिशन में जा रहे हैं, तो अपने लिए को क्या करना है, सीएमपी 02, यानी आंसर क्या है, बी। बी है, तो आंसर इज सीएमपी 02। नेक्स्ट, कपिल एक डायरेक्टर है आरटीआर लिमिटेड का, रजिस्टर्ड है चेन्नई में। 2 दिन का ऑफिशियल सेमिनार में गया दिल्ली में। फ्रॉम नोएडा ही बुक्ड अ होटल, होटल हमने बुक किया दिल्ली में, एंड प्रोवाइडेड द कंपनीज जीएसटीएन। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी। अब इसमें पता है एक ट्रिक है, ये एमसीक्यू थोड़ा सा एम्बिगुअस है। व्हाई इट इज एम्बिगुअस, बिकॉज देयर इज 2 सर्विसेज, 2 सर्विसेज है यहाँ पे। सबसे पहला सर्विस है सेमिनार वाला, दूसरा है इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला, दैट इज होटल वाला। तो ये अपने से कौन से सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई पूछ रहा है, इट इज नॉट क्लियर। बट गोइंग जो भी आपका चल रहा है, जिस हिसाब से इंस्टीट्यूट में जितना भी आंसर चेकिंग पैटर्न चल रहा है, उस हिसाब से मेरे को लगता है ये होटल के बारे में पूछ रहा है। एंड होटल का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, वेयर होटल इज लोकेटेड, वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड एज पर सेक्शन नंबर 12। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी, दिल्ली। होटल का है दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी, दिल्ली बनेगी। अब ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट, तो टीडीएस सर्टिफिकेट जो होता है वो कितने दिन के अंदर इश्यू हो जाता है। तो याद रखना, जिस दिन आप टीडीएस काटोगे और जमा कराओगे, वहां से जिस दिन आप टीडीएस जमा करवा दोगे, वहां से 5 दिन के अंदर आपका टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू हो जाना चाहिए। बुक में लिखा हुआ है, चेकआउट कर लेना। तो 5 दिन के अंदर टीडीएस सर्टिफिकेट आ जाएगा। अच्छा, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, दिसंबर 24 में तुम्हारा एग्जाम है, आशा करता हूं जिन्होंने अभी दिया उनको ना दिसंबर 24 में देना पड़े, बट जो उनका फ्रेश दिसंबर 24 है, भाई क्लासेस आ गई हैं, वेबसाइट से जाके एनरोल कर लेना, क्लासेस जरूर कर लेना, तुमको भी पूरा पेपर फिर बहुत इजी लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं तुम्हारा जीएसटीआर 6 का। तो ड्यू डेट क्या है जीएसटीआर 6 का, जीएसटीआर 6 कौन जमा करता है, आईएसडी जमा करता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इसका ड्यू डेट होता है तुम्हारा 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ। क्या होता है 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ, दैट इज बी नंबर इज योर आंसर। 9 नंबर की बात करते हैं। इफ अ पर्सन इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 12th नवंबर और अप्लाई कर दिया उसने 18th नवंबर को और सर्टिफिकेट उसको मिला 24th नवंबर को, तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कॉम्पोजिशन लेवी के लिए क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे रेगुलर हो चाहे कॉम्पोजिशन हो, दोनों के लिए सेम चीज है। क्या है, अगर 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया तो जिस दिन तुम लायबल हुए वो इफेक्टिव डेट बनेगा, और अगर 30 डेज के अंदर नहीं किया तो जिस दिन आरसी आएगी वो तुम्हारा इफेक्टिव डेट बन जाएगा। अब यहां पे देखो, हम लायबल हुए 12 नवंबर को और हमने अप्लाई कर दिया 18 नवंबर को। क्या 30 डेज के अंदर हमने अप्लाई कर दिया, बिल्कुल कर दिया। तो अगर 30 डेज के अंदर हमने अप्लाई कर दिया तो जिस दिन हमारा लाइबिलिटी आई वो हमारा इफेक्टिव डेट बन जाएगा, दैट इज 12 नवंबर। तो आंसर क्या बनेगा अपना 12 नवंबर। 12 नवंबर विल बी आवर आंसर। चलो अब आते हैं 10th नंबर की तरफ। इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट सप्लाइड ऑन 21st August, प्रोविजनल असेसमेंट वाज रिसॉर्टेड बाय द पर्सन हु फाइल्स द रिटर्न ऑन मंथली बेसिस। तो हमने प्रोविजनल असेसमेंट में हम चले गए, क्यों, बिकॉज अपने को समझ में नहीं आ रहा था क्या जीएसटी पे करना है, तो हमने पे कर दिया 21 अगस्त को प्रोविजनल असेसमेंट। फाइनलाइज हुआ अपना असेसमेंट 20th नवंबर को, और अपने को बताया गया कि डिफरेंशियल आईजीएसटी पे करना है 10,000 का, उसको हमने पेमेंट कर दिया 20th दिसंबर को। अब बताओ अपने को इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो मैंने क्या बोला था, लेते हैं तो पीछे से एकदम लास्ट से एकदम पीछे जाके, यानी जब इंटरेस्ट उनको लेने की बारी आती है तो एकदम ड्यू डेट से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब 21 अगस्त का केस है, अगर 21 अगस्त का केस है यानी सप्लाई 21 अगस्त को हुई थी, और अगर सप्लाई 21 अगस्त को हुई थी तो इसका रिटर्न कब जाता है, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी रिटर्न कब तक जाएगा, रिटर्न जाएगा 20th सितंबर तक।
यानी अपने को इंटरेस्ट लगेगा कब से? 21 सितंबर से। जब तक हम पे नहीं कर देते, तो हमने पे कब किया? 20 दिसंबर को। अब सितंबर में कितने दिन हुए? तो सितंबर होता है 30 का, तो 20 को कैलकुलेट नहीं करना है, तो आया अपना 10 दिन। फिर हुआ अपना अक्टूबर, फिर हुआ अपना नवंबर, फिर हुआ अपना दिसंबर। कितना बना? 10, 31, 30, 20, 81 डेज। कितना हुआ? 81 डेज। अब ध्यान से देखो, यहीं पे गलती हो जाएगी अपने से। नहीं, एक सेकंड को गलती हो गई क्या अपने से? 81 है, सॉरी 91 डेज। अरे हो जाती ऐसे ऐसे बड़े बड़े वीडियोस में से छोटी छोटी गलती हो जाती है। 10 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 20, 91 हो जाती है गलतियां, कोई बात नहीं। तो आंसर है बी, 91 डेज। अब आगे क्वेश्चन और आएगा जहां हमने इंटरेस्ट निकालना, वहां पे एक ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक तुमने यूज की होगी कि नहीं, बट मुझे लगता है यूज की होगी, इतना तो किया ही होगा, क्लास में तो बता ही दिया था सब कुछ। अब आते हैं 11 नंबर की तरफ। क्या मैंडेटरी नहीं है फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स? ये तो मैं आंख बंद करूंगा ना तो भी आंसर बता दूंगा। एक्सपोर्ट लिखा है साफ साफ, शिपिंग बिल एंड बिल ऑफ एक्सपोर्ट, ये जरूरी नहीं होता है इंपोर्ट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू द ड्यूटी ड्रॉबैक फॉर री एक्सपोर्ट? अब री एक्सपोर्ट के लिए कौन सा कंडीशन नहीं है? तो सबसे पहली बात, क्या गुड्स क्लियरली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए? ये कंडीशन है। किसकी बात हो रही है? सेक्शन 74 की बात हो रही है। आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, हाँ। Goods should have been actually imported earlier, import duty paid thereon. Yes, तभी re-export अपने उसको मानेंगे। Goods are actually re-exported to any place outside India. Entire lot of goods imported earlier should be re-exported and no portion should remain. अब यहाँ पे काफी डाइजी सिचुएशन है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होना एकदम स्वाभाविक है। यहाँ पे आपको भी लग रहा होगा कि यहाँ पे कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में अपने को जानना पड़ेगा। तो पहली बात तो री एक्सपोर्ट समझ लो। री एक्सपोर्ट मतलब समझ तो, एक मान लो एक मशीनरी है, वो मेरे पास आया, तो वो इंपोर्ट हुआ, मैंने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया। अब जब इस मशीनरी को मैं रिपेयर करूंगा और रिपेयर करके पूरा का पूरा मशीनरी वापस भेज दूंगा, तो जो इंपोर्ट ड्यूटी मैंने पे किया था इंपोर्ट के टाइम पे, उसका मेरे को ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। इसको बोलते हैं री एक्सपोर्ट। तो जो मशीनरी आई वही मशीनरी गई, यस, ये कंडीशन होता है उसमें। गुड्स शुड हैव एक्चुअली इंपोर्टेड अर्लियर, इंपोर्ट ड्यूटी पेड, तभी तो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, नहीं तो मिलेगा कैसे? गुड्स आर एक्चुअली री एक्सपोर्टेड टू एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया। अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन नहीं है, दिस इज नॉट द कंडीशन। समझे? एनी प्लेस नहीं, जिससे मंगाए हो उसी को जाके तुमको गुड्स देना पड़ेगा। और एक और कंडीशन है कि जितना गुड्स आया वो पूरा का पूरा वापस चला जाना चाहिए। तो डी इज ऑल्सो अ कंडीशन। सो अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया? सी। सी विल बी योर आंसर। अब बात करें अगर अपने 12th नंबर की, तो कस्टम लॉ बोलता है कि वैल्यू ऑफ गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड बोनाफाइड गिफ्ट्स कैन नॉट एक्सीड कितना? 5 लाख रुपए इन अ लाइसेंसिंग ईयर। कितना होना चाहिए? 5 लाख रुपए होना चाहिए इन अ लाइसेंसिंग ईयर। ये कहां पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है तुम्हारा पेज नंबर 1072। सर आपके बुक का क्या? मेरे बुक में इतने पेजेस ही नहीं है, हम लोग इतने पेज में नहीं, हम लोग इससे भी कम पेज में बहुत तगड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। ये है तुम्हारा 1072 तुम्हारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में। सर आपके बुक में नहीं है क्या? मेरे बुक में भी लिखा हुआ है, एफटीपी में इसका आंसर तुमको मिलेगा। एंड 1072 भी एफटीपी का ही है, तुम्हारा एफटीपी इंस्टीट्यूट के मैट में। तो ऐसा मत बोलो सर आप में एफटीपी में वहां कस्टम में, ऐसा नहीं है, दोनों जगह एफटीपी में ही लिखा हुआ है। तुम्हारे इंस्टीट्यूट का क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज मेरा बुक सबके पास अभी अवेलेबल नहीं होगा, तुम्हारे इंस्टीट्यूट का बुक तो है ही तुम्हारे पास, इसीलिए इंस्टीट्यूट के सारे पेज नंबर इंस्टीट्यूट के बताऊंगा, ठीक है? अब मेरे बुक में भी है, बट आपके इंस्टीट्यूट के बुक के बताऊंगा ताकि आपको ईजी रहे खोजने में। तो 1072 इज द पेज नंबर जहां पे आपको ये मिल जाएगा 5 लाख रुपए। एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये तो सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, लोअर होता है ऑफ मार्जिन ऑफ डंपिंग एंड इंजुरी मार्जिन। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, लोअर ऑफ मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजुरी मार्जिन। अब 15 नंबर में कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है अगर आपने ठीक से पढ़ाई नहीं करी है तो। सबसे पहले बात करें स्पेशल एग्जाम्पशन, इसमें क्या पूछता है? क्या इनकरेक्ट है? स्पेशल एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन से आता है, जनरल एग्जाम्पशन ऑर्डर से आता है। क्या ये चीज सही है या ये चीज गलत है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो ध्यान से सुनना, स्पेशल एग्जाम्पशन जो होता है वो ऑर्डर से आता है, जनरल एग्जाम्पशन जो होता है वो नोटिफिकेशन से आता है। स्पेशल एग्जाम्पशन को ऑफिशियल गैजेटे में डालना होता है, स्पेशल एग्जाम्पशन को सिर्फ डायरेक्टली कम्युनिकेट करना पड़ता है बेनिफिशियरी को। क्या करना पड़ता है? डायरेक्टली कम्युनिकेट करना पड़ता है बेनिफिशियरी को। जनरल एग्जाम्पशन को नॉट रिक्वायर्ड इन ऑफिशियल गैजेटे, नहीं, जनरल एग्जाम्पशन को ही ऑफिशियल गैजेटे में डालते। तो द आंसर इज, चारों का चारों इनकरेक्ट है, तो द आंसर इज बी। ओके,
और इसी के साथ एमसीक्यू खत्म होता है दोस्तों। जल्दी नीचे कमेंट करो, एमसीक्यू थे हमारे 30 मार्क्स के, तो आपने कितना स्कोर किया इस 30 मार्क्स में? जल्दी कमेंट करके मेरे को बताओ 30 मार्क्स में तुम्हारे कितने स्कोर आए। बताओ बताओ बताओ, मैं भी देखूं। और जिन्होंने हमसे क्लास नहीं ली है ले लेना, अपने जूनियर को बोलना लेना, तुम्हें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन मत। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2A का। इसका आंसर तुमको मिल जाएगा पेज नंबर 626 में। रूल है इसका 138E, वहां पे तुमको इसका आंसर पूरा बाकायदा जो लिखा है ना एज इट इज पूरा आंसर मिल जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 2B की, QRMP का सैलिएंट फीचर, तो इसके लिए पेज नंबर 690 पे चले जाना, पूरा आंसर वहां लिखा हुआ है, ये तुम्हारे इंस्टीट्यूट का पेज नंबर है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3A की, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी, बहुत एकदम मक्खन है, ठीक है। आ जाओ 3A की तरफ। यहां पे अपने को कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई भी निकालनी है और यहां पे अपने को टैक्स अमाउंट भी निकालना है। तो सबसे पहले इसमें आता है अमाउंट कलेक्टेड फॉर लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग एंड वेयरहाउसिंग ऑफ पोटैटो चिप्स। तो पोटैटो चिप्स, ध्यान से सुनो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग एंड वेयरहाउसिंग एग्जेम्प्ट होता है। पोटैटो चिप इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो पोटैटो चिप्स जो तुम खा रहे हो अभी बैठ के, वो टैक्सेबल होता है। तो 15,000 क्या हो जाएगा टैक्सेबल? द आंसर इज यस, 15,000 हो जाएगा टैक्सेबल। फीस हमने पे किया योगा कैंप के लिए, कंडक्टेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, रजिस्टर्ड इन 12 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फॉर एम्प्लॉइज ऑफ इट्स फॉर्म। अब ये मेरा खर्चा है, ध्यान से सुनो, दिस इज नॉट आवर एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा, ये अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं बनेगा, अपना खर्चा, दैट इज इट इज आवर इनपुट। बट ध्यान से सुनो, कोई भी फीस अगर तुम पे करते हो योगा कैंप के लिए, एंड योगा कैंप का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए योगा करवाना, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। तो अगर ये एग्जेम्प्ट है तो इस पे कोई भी आईटीसी मिलेगा क्या मेरे को? अरे जब टैक्स लगा ही नहीं तो इनपुट क्या चीज का ले रहे हो भाई, मेरे इनपुट ही नहीं मिलेगा। तो अगर एग्जेम्प्ट है तो कोई आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा, ये जो पेपर है ना, ये ऐसा मत सोचना कि ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओगे तो पेपर तुमको बहुत इजी लगेगा। ये जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है और हमसे पढ़ाई करी है तो वो उसको ये पेपर बहुत ज्यादा इजी लगेगा, बिकॉज हर एक चीज हमने कवर करी थी क्लास में। और अगर तुमने सेल्फ स्टडी भी किया, इंस्टीट्यूट के मैथ से किया, हमारे मैथ से किया है, तो भी तुमको ये पेपर बहुत ज्यादा इजी लगेगा। बट अगर ऊपर ऊपर से पढ़ के सिर्फ रिवीजन वीडियो देख के चले गए तो नहीं हो पाएगा। इसमें इन डेप्थ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। सेम चीज सीए फाइनल लेवल के लिए भी ऐसा ही पेपर आया था, इन डेप्थ स्टडी वाला। अब बात करें इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट पे मिला है तो ये एग्जेम्प्ट होता है, बच्चे बच्चे को पता है। प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडेड टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन केरला। अब फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन अगर कोई सर्विस देगा वो एग्जेम्प्ट होता है। हम कोई सर्विस अगर फॉरेन डिप्लोमेटिक को दे रहे तो वो टैक्सेबल होता है। तो भैया ये 50,000 तो टैक्सेबल होगा। रीजन भी बताते चल रहा हूं सर। रिसिप्ट अपने को मिला फ्रॉम रनिंग एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जिसमें dwelling residential dwelling है 18,20,000 by the institute to the student, and educational institute is notification 12/2017 के तहत नोटिफाइड है। इसका मतलब होता है कि इट इज एग्जाम। और हमने बोर्डिंग स्कूल का याद करो, कॉम्पोजिट में, कॉम्पोजिट के लिए क्या पढ़ा था, बोर्डिंग स्कूल भी कॉम्पोजिट होता है, तो उसमें रेसिडेंशियल ड्वेलिंग भी जो प्रोवाइड की जाती है वो भी एग्जाम्प्ट होता है, बिकॉज एजुकेशन ही एग्जाम्प्ट होता है। तो ये पूरे की पूरी सर्विस क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अब बात करें supply value including cost of fuel for provision of renting of motor vehicle to AGL limited, vehicle is used for carrying goods only, vehicle is used for carrying goods only आ गया अपना यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे तुमसे मिस्टेक क्या होगी, तुम इसको समझ लोगे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाला। ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाला नहीं है, ये गुड्स के ट्रांसपोर्ट का है। गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए अगर हम रेंट पे मोटर व्हीकल लेते हैं तो वो टैक्सेबल होता है। ओके, अब हमने लिया या हमने दिया है, तो व्हीकल सर्विस टू एजीएल लिमिटेड, तो हमने प्रोवाइड किया है, दैट इज दिस इज आवर आउटवर्ड सप्लाई एंड इट विल बी टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। आए सर, मेरे को लगा यहां पे तो सर होना चाहिए मेरे हिसाब से आरसीएम। आरसीएम कब होता, जब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट होता, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट, फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड है, उस सिनेरियो में फिर ये आरसीएम लगता। बट यहाँ पे गुड्स है पहली बात, तो इस सिनेरियो में आरसीएम नहीं लगेगा। सर हमें नहीं यकीन आ रहा, आप हमें दिखा दीजिए। आ जाओ, मैं तुम्हें बुक से दिखा देता हूं, हमारी बुक में कहां दिया हुआ है ये आरसीएम आरसीएम आरसीएम। ये देखो, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल अगर गुड्स के लिए है तो फॉरवर्ड चार्ज, एंड ये सब कुछ तुमको कब अप्लाई करना है, जब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है।
तो यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे आएगा फॉरवर्ड चार्ज। अब बस जीएसटी लायबिलिटी अपने को फटाफट कैलकुलेट कर लेनी है, कितनी जीएसटी लायबिलिटी लगेगी। तो जीएसटी लायबिलिटी अपनी सी और एस का 9%, और अगर रेंटिंग ऑफ व्हीकल है तो उसके लिए 2.5% ईच है। तो फटाफट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या अपने पास है, 15,000 यहाँ पे है और 50,000 यहाँ पे है और 2 लाख यहाँ पे है। तो 2 लाख वाला तो 5% पे जाएगा और ये 15, 50, 18% पे जाएगा। तो एक बार निकाल के दिखाई देता हूं तुम्हें। तो 50,000, 15,000, 65,000 हो गया। अब 65,000 पे अपने डालेंगे 9% ईच है, तो आएगा अपना 5850 CGST SGST। ये तो हो गया तुम्हारा वो दो सर्विस का। अब बात करें रेंटिंग वाला, रेंटिंग की सर्विस जो हमने प्रोवाइड की वो प्रोवाइड की 2 लाख रुपए की। तो 2 लाख रुपए की जो रेंटिंग सर्विस दी वो जाएगी मेरी 2.5% पे जाएगी, वो मेरी करेक्ट 2.5% पे जाएगी। तो हो गया मेरा 2 लाख इंटू 2.5%, दैट इज 50,000। तो ये आ गया मेरा 50,000, 50,000। अब इसको करेंगे टोटल, तो कितना टैक्स अपने को पे करना है, तो टैक्स अपने को पे करना है 55,850। क्या कोई आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिकॉज एक योगा वाला ही था और वो भी एग्जाम्प्ट होता है। तो एग्जाम्प्ट होता है तो टैक्स लगा ही नहीं, टैक्स लगा ही नहीं तो आईटीसी किस चीज का मिलेगा भाई? तो आईटीसी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये है आपका आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल था, दो ही ट्रिक थे इसमें, एक ये वाला ट्रिक था और एक ये वाला ट्रिक था। इसके अलावा पूरा इजी था। अगर ये दो में भी मिस्टेक कर दोगे तो स्टेप मार्किंग मिल जाएगा, टेंशन मत लो। अब बात कर रहे हैं बी की। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, एकदम मान लग रहा हमारी बुक से उठा के कंपाइलर से ही दे दिया है वाला क्वेश्चन। आउटपुट टैक्स पेबल इज 1,80,000, आरसीएम में 40,000, आईटीसी अवेलेबल 70,000। रिटर्न जनवरी मंथ का हमने फाइल किया 11 अप्रैल को। ओरिजिनल ड्यू डेट क्या होता है जनवरी वाला? नहीं पढ़ूंगा, बताओ खुद से। नेक्स्ट मंथ का 20 तारीख, तो 20 फरवरी होना चाहिए। अब हमने फाइल कब किया? 11 अप्रैल को। क्या लेट फाइल किया? लेट फाइल किया। इंटरेस्ट लगेगा? लगेगा। सेक्शन नंबर बता दो, मजा आ जाएगा। तो सेक्शन नंबर इज 50। तो सेक्शन नंबर 15 के तहत कितना? 18% पर एनम से इंटरेस्ट लगेगा। अब इंटरेस्ट लगेगा किस पे? तो ध्यान से देखो, 1, 2, इसमें हमने दो क्वेश्चन हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले 1 की बात कर लेते हैं। तो 1 की अगर हम बात करें तो 1 में आउटपुट टैक्स कितना है? 1,80,000। आईटीसी कितना है? 70,000। क्या आरसीएम को एडजस्ट कर सकता है आईटीसी से? द आंसर इज नो। आरसीएम का पैसा कैश में देना पड़ता है, पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में लिखा हुआ है, जाके पढ़ लेना। तो 1,80,000 माइनस 70,000, तो अपने को टैक्स देना है 1,10,000। अब दोनों नहीं लिख रहा हूं, तुम अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। प्लस आरसीएम का 40,000, यानी अपने को टैक्स कितना पे देना है? 1.5 लाख रुपए पे टैक्स का पेमेंट करना है, जिसको हमने डिले कर दिया। अब हमने डिले कब किया? 20 फरवरी को देना चाहिए था। अब यहां पे ट्रिक है, 2024 में फरवरी कितने दिन का था? 29 डेज का था। तो 20 फरवरी मतलब कितना दिन? तो फरवरी का 9 दिन, मार्च का 31 मार्च एंड अप्रैल का 11 दिन। तो टोटल कितना हो गया? 9 प्लस 31 प्लस 11, तो अपना हुआ 51 डेज। 51 डेज हो गया। अभी रुको, अभी ट्रिक खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। तो अपने क्या करेंगे? 1.5 लाख रुपए आए, 15% किया, मल्टीप्लाई किया 51 डेज से, एंड डिवाइड किससे करेंगे? 365? नहीं, 366। लीप ईयर चल रहा है दोस्तों। तो 1.5 लाख इंटू 15% इंटू 51 डिवाइडेड बाई 366। सो द आंसर इज 3135.25। अब ये आंसर है फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड में बोलता है अगर आईटीसी 2.5 लाख रुपया ईच है तब क्या करोगे? अच्छा, ये 3,135 ईच है। सी का अलग, एस का अलग, अलग अलग निकालना एग्जाम में बताया था मैंने, अगर याद होगा तो। अब बात करें सेकंड नंबर पॉइंट की, ये बोलता है अगर 2.5 लाख रुपए आईटीसी बैलेंस होगा तब क्या करोगे? तो अगर 2.5 लाख रुपए आईटीसी बैलेंस होता 70,000 की जगह, तो सबसे पहले हम पूरा का पूरा आउटपुट टैक्स एडजस्ट कर लेते। सर आरसीएम भी एडजस्ट कर लेते। आरसीएम एडजस्ट होता है क्या? आरसीएम एडजस्ट नहीं होता है, आरसीएम का पैसा कैश में ही जाता है। तो अपने को आरसीएम कैश में देना पड़ता है। यानी इन शॉर्ट, ये 2.5 लाख में से 1,80,000 चला जाता और एसजीएसटी का 2.5 लाख में एसजीएसटी का 1,80,000 चला जाता, रिमेनिंग जो बचता वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता। एंड ये 40,000 अपने को कैश में देना पड़ता। ये 40,000 जो अपने को कैश में देना है, इसमें हमने डिले कर दिया है। तो सेकंड नंबर कहाँ निकालू? जगह ही नहीं है यहाँ पे, तो चलो यहाँ निकाल देता हूँ।
तो सेकंड नंबर के लिए 40,000 रुपए जो अपने को पे करने हैं, 18% इंटरेस्ट के साथ पे करना है। 15% निकाल दिया क्या? ओहो, यहाँ मेरे से मिस्टेक हो गई है। क्या 18% इंटरेस्ट होगा? मैंने गलती से 15% इंटरेस्ट निकाल दिया है। ऊपर 18 ही लिखा था, यहाँ गलती से मैंने 15 लिया। 18% से कर लेना। अरे हो जाती है यार गलतियां थोड़ी थोड़ी। तो 1.5 लाख इंटू 18% इंटू 51, 1.5 लाख इंटू 18% into 51 divided by 366, so we will be getting 3 lakh 3,762.22। ठीक है, ये बना इंटरेस्ट अपना। अब सेकंड वाली की बात करते हैं। तो सेकंड वाले के लिए सिंपल है, 40,000 इंटू 18% इंटू 51 days डिवाइडेड बाई 366, so we'll be getting 40,000 into 18% into 51 divided by 366 as 1,003.28। सर ऐसा फिगर आया कि एग्जाम में आया तो मेरे को लगा ये तो गलत फिगर है। सही फिगर है। एग्जाम में कई बार ऐसा भी कर देते हैं कि फिगर देख के लगता है ये तो गलत है, पर गलत नहीं होता, वो सही होता है। चलो, अब 4A का बात करें। टीसीएस को अगर नहीं जमा करवाया है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले? तो इंटरेस्ट और पेनल्टी लगेगा और फीस लगेगा। इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है, बुक में लिखा है, वहां से चेकआउट कर लेना। ये यूपीएस वाला जो मिक्स सप्लाई है, क्या ये मिक्स सप्लाई बनेगा या ये तुम्हारा कॉम्पोजिट सप्लाई बनेगा? तो इसका आंसर तुम्हारी इंस्टीट्यूट की बुक में पेज नंबर 239 केस नंबर 3 में एज इट इज प्रिंटेड है, यानी क्वेश्चन एज इट इज आया। तो यह वहां से जाके चेकआउट कर लेना। अब बात करते हैं 5A की। B&M Limited supplied goods to KLM Limited. The terms of the contract stipulated that goods are to be delivered to the factory of LKM Limited. Goods were removed from the factory on 9th April. तो गुड्स रिमूव किस दिन हुआ? 9th अप्रैल को हुआ। डिलीवर कब हुआ KLM को? 15th अप्रैल को। इनवॉइस इशू हुआ 18th अप्रैल को एंड पेमेंट हुआ 20th मई को। इसने हमसे क्या पूछा? इसने हमसे पूछा टाइम ऑफ सप्लाई बता दो। दोस्तों जल्दी से कमेंट करो कौन सा सेक्शन में टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे। वेरी गुड। तो सेक्शन नंबर 12(2) में टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा, बिकॉज गुड्स का केस चल रहा है। उसमें क्या है टाइम ऑफ सप्लाई? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। अब डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस तो अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है? 18th अप्रैल। तो 18th अप्रैल एंड लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या होगा? तो सेक्शन नंबर 31 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 31 बोलता है जिस दिन रिमूवल हुआ उस दिन इनवॉइस आ जाना चाहिए गुड्स के केस में। तो सेक्शन नंबर 31 के तहत किस दिन रिमूव हुआ? 9th अप्रैल। तो किस दिन आ जाना चाहिए था? 9th अप्रैल को आ जाना चाहिए। तो 9th अप्रैल। अब अपने को क्या लेना है? टाइम ऑफ सप्लाई विच एवर इज अर्लियर दैट इज 9th अप्रैल। तो 9th अप्रैल विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। बाकी इसको लिखना कैसे वो मैंने ऑलरेडी क्लास में सिखा दिया था तुमको कि इसको तुमको किस प्रकार से लिखना है। अब बात करें बी नंबर पॉइंट की, 5 का बी। तो 5 का बी में जैसे ही हम आते हैं, ये हमसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो एक्सचेंज रेट वाला पूछ रहा है और उसमें भी अपने से सेकंड ऑप्शन पूछ रहा है। कौन सा? रूल नंबर 32(2)B। सेकंड वाला याद है जिसमें वो स्लैब हुआ करता था? नहीं सर, नहीं सर, हमें याद नहीं आ रहा है सर, हमें आप क्या बताना चाह रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है। अरे यार स्लैब वाला नहीं था, कहाँ चला गया? ये देखो, अप टू 1 लाख 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट बट मिनिमम 250। 1 लाख से 10 लाख के बीच में तो 1000 प्लस 0.5% ऑफ एनी अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख, और 10 लाख के ऊपर है तो 5,500 प्लस 0.1% ऑफ एक्सचेंज वैल्यू माइनस 10 लाख बट मैक्सिमम 60,000। ये अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसमें एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पे इन्होंने एक बहुत बढ़िया ट्रिक किया। बहुत बढ़िया ट्रिक नहीं किया, अगर तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है हमारे कंपाइलर से तो तुम सॉल्व कर पाओगे। ट्रिक क्या है? सबसे पहले देखो, 2.5 लाख यूएस डॉलर को हमने सेल किया है 77 पर यूएस डॉलर में। आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल है 77.5। अब अगर तुमको ये स्लैब अप्लाई करना है तो तुमको तो पहली बात रुपीज में चाहिए सब कुछ। अब रुपीज में कैसे करोगे? तो रुपीज में करने के लिए आरबीआई का रेफरेंस रेट यूज करेंगे। बिल्कुल गलत। वो रूल 32(2)A के लिए, ऑप्शन 1 वाले के लिए, ऑप्शन 2 वाले के लिए नहीं है। तो यहाँ पे आरबीआई का रेफरेंस रेट यूज नहीं करना है, यहाँ पे तुमको जो एक्चुअल रेट है वो यूज करना है। एक्चुअल रेट है 77, तो कितना हुआ? 250 इंटू 77 कितना आया? 19,250, 19,250 रुपए। इतना रुपए हमने एक्सचेंज किया। हमें ऑप्शन 2 में स्लैब वाला अप टू 1 लाख क्या अपने को लेना होता है? तो अप टू 1 लाख में अपने स्लैब लेंगे 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज बट मिनिमम 250। तो 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज मतलब क्या हो गया? इसका 1%। तो इसका 1% कितना होगा? इसका 1% होता है 192 बट मिनिमम कितना लेना है? 250। तो 250 रुपया तो लेना ही लेना है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी बनेगी?
₹250। कैसे आया? बहुत सिंपल है। कैसे आया? बहुत सिंपल है। सबसे पहले 192.5 और 250, विच एवर इज हायर लेना होता, बिकॉज मिनिमम 250 तो लेना है, तो विच एवर इज हायर लेंगे। अब बात करें 2300 यूएस डॉलर, 76.5 आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, चाहिए भी नहीं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। तो 2300 इंटू 76.5, सो वी विल गेटिंग 1,75,950। स्लैब यूज करेंगे। स्लैब क्या बोलता है? सबसे पहले अपने को लेना है 1 लाख के ऊपर जो अमाउंट है, तो कितना है? 75,950। इसका अपने को लेना है 0.5%। क्या लेना है? 0.5%। और इसमें अपने को ऐड करना है 1,000 रुपीज, तो अपने को मिल जाएगा ₹1379.75। और याद है ये क्या है? ये वैल्यू है, ये जीएसटी नहीं है। जीएसटी 250 रुपए और इस 1,379 पे लगेगा। दिस इज वैल्यू। याद है ना? याद है सर, आपने चिल्ला चिल्ला के बोला था, आपका गला भी सूख गया था, हमें याद है ये बात अच्छे से। अब बात करें 6 नंबर की, तो 6 नंबर ईपीसीजी स्कीम के बारे में बात करता है, जो तुमको मिल जाएगा पेज नंबर 1082 में। पूरा का पूरा आंसर वहां पे दिया हुआ है। फिर एडवांस ऑथराइजेशन की बात करता है, ये तीनों का आंसर तुमको मिल जाएगा पेज नंबर 1074 में, तुम्हारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में। एज इट इज क्वेश्चन है, एज इट इज आंसर लिखा हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सबसे पहले आते हैं 7A की तरफ। 7A क्या बोलता है? एक नॉन रेसिडेंट है यूएसए का, उसने डोनेट किया फूड प्रोसेसिंग मशीन श्री राम चैरिटेबल ट्रस्ट को, और इसने कमीशन पे किया लोकल एजेंट को इंडिया में। ये भी कहाँ पे? काफी एक अच्छा ट्रिक है, ट्विस्ट है, बताऊंगा। तो एसी वगैरह बोला, देखो ऑब्वियसली प्राइस इज नॉट सोल्ड द कंसिडरेशन, तो यहाँ पे अपने को ओपन मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा, लाइक काइंड एंड क्वालिटी का लेना पड़ेगा, तो लाइक एंड क्वालिटी वगैरह ये लोग एडजस्ट करके निकाल लिया। एफओबी वैल्यू आया $18,500, जिसको ट्रस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। एक्चुअल एयर फेट इज $5,000। इंश्योरेंस कॉस्ट वाज $2,500। कमीशन जो पे किया लोकल एजेंट को, वो पे किया $3,100 पेड इन रुपीज। अब यहां पे कंफ्यूजन होगा, यहां पे 3,100 को मल्टीप्लाई करना एक्सचेंज रेट से, फिर वैल्यू निकालनी है, या रुपीज वाली वैल्यू लेनी है। तो ट्रिक देखो, आंसर मत देना, आंसर तुम गलत दोगे, ट्रिक से सुनो। लोकल, लोकल मतलब इंडिया में पैसा दिया, और अगर इंडिया में पैसा दिया तब रुपीज में लेना, और अगर यहीं पे यूएसए लिखा होता, चाइना लिखा होता, कोई और कंट्री लिखी होती, तब कन्वर्जन करके निकालते, तब रुपीज वाला नहीं लेते। यार रुपीज वाला क्यों ले रहे? बिकॉज लोकल एजेंट लिखा है। फिर बिल ऑफ एंट्री का डेट दिया हुआ है 25 मार्च। सीबीआईसी का रेट लेना है 2075, बिकॉज एक्सचेंज रेट हमेशा बिल ऑफ एंट्री का लेते हैं। तो ड्यूटी रेट किस दिन का लेते हैं? अगर बिल ऑफ एंट्री है टाइम पे तो वो, बट अगर बिल ऑफ एंट्री प्रायर है तो अराइवल का लेते हैं। अराइवल कब हुआ? अपना 5 अप्रैल को। बिल ऑफ एंट्री 25 मार्च को, तो विच एवर इज लेटर दैट इज अराइवल लेना है। अराइवल में क्या डेट है? 15%, 15% का ड्यूटी रेट लेना है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% दिया, आईजीएसटी 18% दिया। मेरे को लगता नहीं क्वेश्चन में दम है, चलो फिर भी करवा देता हूं। तो सबसे पहले हम लेंगे एफओबी वैल्यू, डॉलर्स में कितनी है? डॉलर्स में एफओबी वैल्यू है 18,500। अब इस एफओबी वैल्यू को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। एक्सचेंज रेट ऑलवेज बिल ऑफ एंट्री का लेते हैं, वो भी सीबीआईसी वाला, तो 75 लेंगे अपने। तो 18,500 इंटू 75, वी विल बी गेटिंग 13,87,500। से कन्वर्जन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अपने को यहाँ पे ऐड करना है रूल 10(1) का एडजस्टमेंट, जिसमें है लोकल करेंसी में जो पेमेंट किया हमने कमीशन का, वो ऐड होता है 10(1) में। तो 10(1) में हम कमीशन को ऐड कर देंगे। अब इसको हमने रुपीज में पे किया है, इसलिए पहले ही कन्वर्ट कर लिया, तो ₹167,500। ₹167,500 कमीशन हमने किया। जैसे ही अपने इसको ऐड करेंगे, अपने को मिल जाएगा एडजस्टेड एफओबी। सर ये सब क्या कर रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है, तो क्लास नहीं किया ना, कहां से समझेगा? 13,87,500 प्लस 167,500, so we will be getting 15,55,000 एडजस्टेड एफओबी। अब इसमें हम 10(2) का एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले आएगा फ्रेट का एडजस्टमेंट, और उसके बाद आएगा इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट। तो फ्रेट और इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्चुअल अपने को दिया हुआ है $2,500, तो 2,500 में मल्टीप्लाई करेंगे 75, तो रुपीज में आंसर मिल जाएगा। तो रुपीज में है 187,500। अब बात करें एडजस्टेड एफओबी का 20% या एक्चुअल फ्रेट, तो एडजस्टेड एफओबी कितना है? 15,55,000। तो 15,55,000 का 20% हुआ मेरा 3,11,000।
अब या तो ये और या तो एक्चुअल। एक्चुअल कितना है? एक्चुअल है 5000। $5000 रुपीज के लिए 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू किया 75, तो अपना आया 3,75,000। कौन सा लेना अपने को? विच एवर इज लोअर लेना है, तो 3,11,000। अब तो क्वेश्चन में दम ही नहीं बचा। CIF वैल्यू या एसेसेबल वैल्यू आ जाएगी। कितनी होगी एसेसेबल वैल्यू? 1,15,000 15,55,000 plus 3,11,000 plus 1,87,500 and we will be getting accessible value as 20,53,500। अब इस पे सबसे पहले क्या निकलेगा? BCD निकलेगा। BCD किस दिन का लेते हैं? ये लेंगे विच एवर इज लेटर, दैट इज अराइवल का, दैट इज 15% लेंगे BCD। तो BCD हो गया 15%, सोशल वेलफेयर सरचार्ज हो गया @ 10%, और IGST भी था इसमें, यानी एडिशनल कस्टम ड्यूटी थी 37 की, कितनी है? 18%। अब ये 18% किस पे लगता है ये तुमको पता होगा, क्लास में किया था, चलो फिर से बता देता हूं। सबसे पहले बात करें BCD की, ये लगेगा इस पे, तो 20,53,500 का 15% हुआ मेरा 3,08,025। अब इसका 10% होता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज, तो इसका हमने किया 10%, तो अपने को मिला 30,802। अब ये IGST 18% किसका लगता है? ये तीनों का मिला के, तो अपने करते 53,500 प्लस 3,08,025। सर आप हमारे साथ एग्जाम देने ही चल लेते तो बेटर रहता। नहीं बेटा, पॉसिबल नहीं है ना, बट क्लास ले लो तो मेरा थोड़ा दिमाग तुम्हारे पास आ जाएगा। 18% तो कितना आया? 4,30,619। अब कितना टैक्स पे करना है, तो इसको ऐड ऑन कर देंगे, 308,025 प्लस 308,002 प्लस 430,619, तो अपने को आंसर कितना मिल जाएगा? 7,69,446 विल बी योर ड्यूटी पेबल। इतना ड्यूटी अपने को पे करना है। देख रहे हो, 20 लाख का माल मंगा रहे हो, 7 लाख रुपया तो टैक्स ही पे कर रहे हो। देखो जी ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है। अब आते बी नंबर। रिफंड चैप्टर पढ़ा है, यानी कस्टम का अगर पढ़ा है तो तुम समझ जाओगे। कस्टम का रिफंड नहीं, कस्टम का सेल्फ असेसमेंट और असेसमेंट वाला चैप्टर अगर पढ़ा है, हमारे बुक में था, तो ये तुम आंसर कर पाओगे। आज नहीं पढ़ा है तो नहीं आंसर कर पाओगे, इसका थोड़ा ट्रिक है, ध्यान से देखो। जगदीश एंड कंपनी इंपोर्टेड गुड्स वैल्यूड ₹12 lakhs वाया बिल ऑफ इंटरप्रेजेंटेड वगैरह इतना ऑन द डेट ड्यूटी 20%, तो हमने प्रोविजनली ड्यूटी पे कर दिया 3,40,000 का, आफ्टर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट ऑन द सेम डे, दैट इज ऑन 15th दिसंबर। तो 15th दिसंबर को हमने प्रोविजनली ड्यूटी का पेमेंट कर दिया। What are the conditions which are to be complied before payment of provisional assessment? ये बुक में मिल जाएगा आंसर, थ्योरी है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? अगर फाइनल ड्यूटी जो आया वो हमने 31 जनवरी को पे किया 4,80,000 का, तो डिफरेंशियल पहले देखो तो कितना है डिफरेंशियल। हमने पेमेंट कर दिया 3,40,000 का, फाइनल बना 4,80,000 का, तो 4,80,000 माइनस 3,40,000 बचा 1,40,000, तो डिफरेंशियल कितना है? 1,40,000 का। इस पे अपने को इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है। अब इंटरेस्ट का पेमेंट जो अपने करेंगे वो यहां पे अपने कितने दिन का करेंगे और कितने परसेंटेज से करेंगे। तो इंटरेस्ट का पेमेंट जो अभी तक करते आ रहे थे वही एकदम सेम यहां पे भी रखना है अपने को। अब इंटरेस्ट का जो पेमेंट करना है अपने को वो यहां पे अपने को करना होता है 15% से। हाँ, इसकी वजह से वहां 15 आ गया, रेडी। तो 15% से। बट ट्रिक क्या है? ट्रिक रेट नहीं है, ट्रिक है डेट। किस दिन से पे करना है? वहां पे क्या था, जिस दिन प्रोविजनली असेस किया उस दिन से नहीं, वहां पे था GST में जो एक्चुअल रिटर्न का डेट है वहां से लेके एक्चुअल डेट तक। यहां पे क्या है, जिस दिन प्रोविजनली असेस हुआ उस महीना का पहला तारीख, यानी प्रोविजनली असेस हुआ 15 दिसंबर को, यानी पहला तारीख क्या हुआ? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर से लेके टिल 1 दिसंबर से लेके टू अपना हुआ जनवरी, 31 जनवरी को पेमेंट किया तो 31 जनवरी तक। अब ट्रिक देखो क्या है, 2023 है तो यहाँ पे 365 दिन ही अपने को लेना है। अभी टोटल कितना दिन हुआ? तो दिसंबर का 31, इसका 31 हो गया 62 डेज,
तो 62 डेज का अपने को यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो 62 डिवाइडेड बाई 365, नोट में जरूर लिख देना सिंस इट इज फॉर 2023 यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23, इट इज नॉट अ लीप ईयर, सो वी हैव टेकन 365 डेज। अगर ये नोट लिखोगे तो बहुत अच्छा रहा होगा तुम्हारे लिए एग्जाम में। और दिसंबर 24 वाले ये सब नोट डाउन करते हो, सब छोटे छोटे पॉइंट्स है। तो 15% into 62 divided by 365, so we'll be getting 3,567 will be your interest amount। ये ट्रिक था यहाँ पे। ट्रिक क्या था? ये वाला रेट तो तुमको लर्न करना होगा 15%, ये ट्रिक था 1 दिसंबर वाला, और कोई ट्रिक नहीं था। बात करें क्वेश्चन नंबर 8A की, तो इसका आंसर है मिक्स सप्लाई। ये तुम पढ़ोगे तो समझ जाओगे, बुक में भी लिखा हुआ है, नॉट दैट कुछ ट्रिक ही नहीं है इसमें, ठीक है। और ये श्योर क्राफ्ट एनर्जी लिमिटेड, ये रूल नंबर 37A की बात कर रहा है। रूल नंबर 37A में हमने क्या बोला था? इमीडिएटली रिवर्स करना पड़ता है। क्या इमीडिएटली रिवर्स नहीं करना पड़ता है? जो सप्लायर है उसको अपने टाइम देते हैं नेक्स्ट ईयर का 30 सितंबर तक। अगर 30 सितंबर तक वो GSTR 3B और जमा नहीं कराता और पैसा नहीं पे करता है, तब उस नेक्स्ट ईयर के 30 नवंबर तक अपने को रिवर्स करना पड़ता है। इमीडिएटली रिवर्सल नहीं होता है। रूल नंबर 37A पढ़ लेना, वहां पे इसका आंसर तुमको मिल जाएगा। तो इज द स्टैंड ऑफ द डिपार्टमेंट टेनेबल इन लॉ? यहाँ पे आंसर होगा नो। फर्स्ट टाइम तो नो बोल रहा है, डिपार्टमेंट गलत है यहाँ पे, ठीक है। एंड दोस्तों इसी के साथ समाप्त होता है आपका पूरा का पूरा जून 24 का IDT का CMA फाइनल का पेपर। आशा करता हूं आपको बहुत मजा आया होगा। जरूर कमेंट करके बताना कि ये पूरा एनालिसिस है, तुम्हें कितना लगता है, तुम्हारे कितने मार्क्स आएंगे, और MCQ में तुम्हारे कितने मार्क्स आएंगे, ये जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, एंड मैक्सिमम 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 लोगों के साथ शेयर करना। और दिसंबर 24 में एग्जाम है, तो क्लासेस के लिए एनरोल करवा लेना, कोई बहाना नहीं चलेगा, चुपचाप क्लास में आ जाना, ठीक है। लाइव क्लासेस होते हैं, जरूर आना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट क्यों बोल रहा हूँ, एग्जाम तो हो गया। ऑल द बेस्ट दिसंबर वालों को, ठीक है। मिलते हैं क्लास में दिसंबर 24 वालों। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। जय श्री राम।